अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं हसन लियाकत और आज बहुत सारे इश्यूज पे बात होगी। स्पेशली हम बात करना चाहते थे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन उससे पहले इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि उनके हवाले से भी बात करना बहुत लाजमी है। स्पेशली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलात हैं वो काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ PCB है जो कि खिलाड़ियों के कमर्शियल राइट्स जो हैं उनके ऊपर वो कुछ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। फिर उनके जो बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी है वो चाहती है कि खिलाड़ी किसी और कंपनी के साथ जो है वो मुआहदात ना करें। और इसके अलावा जो है खिलाड़ी भी कुछ ज़्यादा की डिमांड में, उनकी तनख्वाहों में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में दुगना इजाफा करने के लिए तैयार है PCB। लेकिन दूसरी तरफ सुना यह है कि सोशल मीडिया के हवाले से भी खिलाड़ी कह रहे हैं कि वहाँ से जो अर्निंग है उसमें भी हमें हिस्सा दिया जाए। और मतलब एक तरफ PCB है वो भी नहीं थक रही, नए नए जो है ना डेवलपमेंट्स कर रही है, नई नई शराइत ला रही है। दूसरी तरफ खिलाड़ी हैं कि वो भी कह रहे हैं कि कहीं से भी पैसे आए तो उसको आने चाहिए। इसके अलावा रमीज राजा के ऊपर बात करेंगे। राजा साहब चेयरमैन PCB बने, उसके बाद उनको कॉम्बॉक्स से बाहर होना पड़ा और अब उनकी वापसी जरूर हुई थी श्रीलंका के खिलाफ। अभी एशिया कप में भी रमीज राजा को आप सुनेंगे, लेकिन एशिया कप में नहीं बल्कि श्रीलंका की सीरीज में। लेकिन एशिया कप में रमीज राजा नहीं है। उनके अलावा बाजिद खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, ये तमाम तर लोग शामिल हैं पाकिस्तान से। लेकिन रमीज राजा क्यों नहीं है? क्या स्टार स्पोर्ट्स की वजह से नहीं है या फिर PCB की वजह से? इस तमाम तर इशू पर भी बात होगी और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके वर्ल्ड कप स्केड्यूल के हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहरियार मलिक साहब। स्पोर्ट्स के ऊपर आप इनके तबसरे सुनते रहते हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं और इनकी बातें अक्सर जो है वो दिल को लगती हैं आवाम के, लेकिन PCB के दिल को नहीं लगती है। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी इस्मा असलम। थैंक यू वेरी मच इस्मा फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, व्लॉग्स भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। शहरियार साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। PCB के जो कमर्शियल राइट्स हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा ऑन एयर, वो PCB को स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर करने के साथ साथ वो बहुत सारे मामलात PCB के देखती है। अब वो कंपनी ये चाहती है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने जो कमर्शियल एड्स हैं वो भी किसी के साथ ना करें। इवन पहले तो ये सिर्फ उस कंपनी के साथ था, लेकिन अब उसकी जो मदर कंपनीज हैं वो उस पर भी अप्लाई करना चाहती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब में बन रही हैं चीज़ें, इस तरह होनी नहीं चाहिए। व्हाट आई थिंक इज कि प्लेयर्स को थोड़ी सी लिबर्टी दी जानी चाहिए, बजटिंग में ज़्यादा इशू उनके पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हम देख रहे हैं, व्हेन पाकिस्तानी प्लेयर्स कंपेयर देमसेल्व्स विद इंडियन प्लेयर्स और अदर प्लेयर्स, तो जो अर्निंग्स हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से बड़ी ये हार्ड प्रेसिंग थिंग होगी फॉर द प्लेयर्स और टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी आप पे ज़्यादा जोर डाल रही है तो ऑफ कोर्स बोर्ड को स्टांस लेना चाहिए, बजाय इसके कि सारा प्रेशर आप अपने प्लेयर्स पे डालें। तो जो अर्निंग है प्लेयर्स की उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कुछ तो उनकी जेबों में आने दें। आपने अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है। अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खिलानी है तो फिर आपको उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अगर तो आप चाहते हैं ठीक है जी, नहीं जी, वो दूसरे टूर्नामेंट्स जाके खेलते रहें, जिस तरह कुछ हमारे प्लेयर्स प्रीवियसली हमने देखा है वो गए हैं, उन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स जो है लीग्स को है उनको प्रेफर किया है पाकिस्तान के ऊपर। बट अगर आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, वरना यू विल सी मोर प्लेयर्स स्लिपिंग फ्रॉम पाकिस्तानी साइड गोइंग टुवर्ड्स द अदर टूर्नामेंट्स। अच्छा इसमें पहले तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता था, अब सुना यह है कि कॉन्ट्रैक्ट PCB 3 साल का करना चाहती है। ऊपर से इस तरह की कमर्शियल कदगन लगाना, और ये अजीबोगरीब नहीं हो जाएगा कि एक कंपनी जो PCB को स्पॉन्सर कर रही है, प्लेयर्स ऑलरेडी उनका लोगो अपनी शर्ट पे लगाते हैं, वो कंपनी बहुत सारा बिजनेस भी करती है, अब वो कंपनी ये भी चाहती है कि कमर्शियल्स भी ना करें किसी और कंपनी के। पहले तो चले ठीक है, एक बेवरेजेस की कंपनी है तो दूसरी बेवरेज की कंपनी का वो कमर्शियल नहीं कर सकते थे। अब वो कहती है कि जो हमारी मदर कंपनीज हैं या फिर उनके अंडर जो कंपनीज हैं उनकी भी कमर्शियल नहीं किए जाएं। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है प्लेयर्स के लिए। आई थिंक ये हसनैन आप जो बात कह रहे हैं वो वाकई अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझ आते हैं कि आपके कंपैटिटर्स हैं और आप नहीं चाहते कि आप जिस एंटिटी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने अरसे से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपके जो राइवल्स हैं उनके लिए भी आप जो आप इतना बड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं इतने अरसे से, तो वही प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बट इस तरह की फजूल की रिस्ट्रिक्शंस लगाना वो समझ नहीं आती है। बट हाँ, जो पहले से चीजें इंटैक्ट हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं। बट आई गेस प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी। पेप्सी, हमने देखा है कि पेप्सी ने, बचपन से हम क्रिकेट देख रहे हैं और तब से हमने जो स्पॉन्सर देखा है वो पेप्सी को ही देखा है, और ना सिर्फ वो कि PCB को स्पॉन्सर करते हैं, बल्कि हमने देखा कि छोटे छोटे कहीं इवेंट हो रहे होते हैं क्रिकेट के, तो वहां पर भी स्पॉन्सर होता है पेप्सी।
सो आई थिंक प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी उस तरह की नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही कम पेड हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करें बाकी हाई रैंक टीम से, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से मुकाबला करें. बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी के हालात भी ऐसे हैं. ऑल दो पीसीबी बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन पीसीबी बाकी चीजों को मान भी रहा है. बाकी जो आपने बाकी अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहूंगी. रमीज राजा साहब के दौर में जो एक कंडीशंस अप्लाई की गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि आप एक से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते. अगर आपके पास एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है और बीसी का है तो आप 2 से और ज्यादा नहीं खेल सकते. पीएसएल खेलने के अलावा 2 और लीग्स खेल सकते हैं. लेकिन अभी पीसीबी मान रहा है कि सही है, हम मैक्सिमम चांसेस देना चाहते हैं प्लेयर्स को कि वो जाएं खेलें लीग जितनी भी जहां पे भी वो ड्राफ्ट हो रहे हैं. तो आई थिंक प्लेयर्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये चीजें. आई थिंक बोर्ड जो है वो जा रहा है. अगर हम उनकी जो उनकी हाइक मिल रही है उनको वो 100% मिल रही है. मतलब बातें यही हो रही है कि 4.5 मिलियन जो है पाकिस्तानी तक दिया जाएगा मंथली प्लेयर्स को. तो आई थिंक पीसीबी जा रहा है. अब प्लेयर्स को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और ये मुआहदा उनको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स हैं तो पीसीबी है, पीसीबी है तो प्लेयर्स हैं. तो दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक दोनों तरफ से थोड़ा लूजन अप करना चाहिए अपनी कंडीशंस को, जो कि मुझे लगता है कि पीसीबी कर रहा है. शायद प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा अटक गए हैं उस बात पे, जो कि होना नहीं चाहिए. आई मीन कितनी दफा ही ऐसा हुआ होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 2 महीने हो गए और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ. बल्कि मैं तो न्यूज में ये भी पढ़ी थी कि इंडियन मीडिया ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की सी टीम जो है वो खेल रही होगी. आई मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट. और इस तरह की जब बातें इतनी लिंगर ऑन करेंगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिछले हफ्ते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने चाहिए थे और अभी तक नहीं हुए हैं. अब इस हफ्ते होंगे या नहीं होंगे ये भी कुछ श्योरिटी नहीं है. सो आई थिंक इतनी लिंगर ऑन चीजें होनी नहीं चाहिए. लेकिन इस बार मुझे आपके जवाबात से एक सवाल और याद आ गया कि लेट सपोज एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया है वो हमारी बेवरेज पार्टनर है और वो हमारी आपको पता है कि मेन पार्टनर है. ठीक है, उसके अगर कमर्शियल बाबर आजम भी कर रहे हैं, नसीम शाह भी कर रहे हैं. अगर नसीम शाह और बाबर आजम को एक और कंपनी अगर रिक्वेस्ट कर दे कि आप हमारा भी आके कमर्शियल करें, तो आपको पता है इन कमर्शियल्स के करोड़ों रुपए मिलते हैं और वो तो फिर उनको मतलब वो कमर्शियल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इस कमर्शियल से तो कोई नहीं रोक सकता ना. ये तो उनका राइट है, ये कमर्शियल राइट है उनका. हसनैन, ये प्री रिक्विजिट होता है. ये सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए या बोर्ड के लिए नहीं है. अगर मैं एज अ रिसोर्स या एज अ टैलेंट रैंडमली भी किसी कंपनी के साथ काम करती हूँ तो वो मुझ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस डालेंगी कि आप इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, और आप वो उस पे आमादा होते हैं तभी आप उनके साथ काम करते हैं. अगर नसीम शाह का आपने जिक्र किया, बाबर आजम का जिक्र किया, अब उन्होंने पेप्सी के या जो भी हम नाम अगर हमें नहीं लेना है तो एक बेवरेज कंपनी है जिसके वो स्पॉन्सर्स उनके प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा उस प्रोजेक्ट के लिए वो अलग से होता होगा और उसमें वो कंडीशंस होती होंगी. सो आई मीन आप अगर काम कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ आपको उस अवॉइड भी करना पड़ता है कुछ चीजों से. ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप मना नहीं कर सकते काम करने के लिए, बिकॉज मैंने भी काम किया इस तरह का. सो आई नो कि ये चीजें प्रीरेक्विजिट होती हैं, ना सिर्फ कि आप प्लेयर हैं उसके लिए, बल्कि अगर आप स्टार्स की बात करें, हमारे जो मीडिया स्टार्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. उनको भी मना किया जाता है कि आप ये फला कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते इस ड्यूरेशन के लिए. तो ये चीजें तो करनी पड़ती हैं, आप मना नहीं कर सकते इन चीजों के लिए. ठीक हो गया. अच्छा शहरियार साहब, ये तो समझ आ रहा है कि लेट सपोज बेवरेज कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन आप अगर पड़ोसी मुल्क में देखें तो एक गुटके से लेके वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर तक के तमाम तर इश्तिहारात हमारे क्रिकेटर्स करते हैं. विराट हो गए, रोहित शर्मा हो गए, मतलब यू नेम इट, हर बंदा करता है. सो अगर एक कंपनी के तक उसको महदूद करें तो वो तो ठीक है, उसके अलावा तो उसको महदूद नहीं कर सकते. बिल्कुल ठीक है. इसमा की बात भी ठीक है कि अगर एक बेवरेज कंपनी है वो आपको अगर ये कह देती है कि हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं, लेट सपोज आपने किसी और का नहीं करना, ठीक है, किसी और बेवरेज कंपनी का, वो तो ठीक है, लेकिन आप एरियल वालों का कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं. मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह आपने जिक्र किया है कि मदर कंपनी के नीचे काफी ज्यादा उनकी ब्रांचेस आती हैं, तो एटलीस्ट आप ठीक है बेवरेजेस की तक तो समझ आती है कि अगर आपने एक कंपनी का किया तो आप दूसरे का ना करें, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. बट अगर उसी की एक और कोई क्रीम की कंपनी है, कोई साबुन की कंपनी है, अगर आपको वो भी दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में. और दूसरा एक और मैं पॉइंट आपको, इस्मा ने जिक्र किया है कि जी उनको इजाजत मिल गई है प्लेयर्स को ज्यादा लीग्स खेलने की, तो क्या वो समझती हैं कि दिस इज अ गुड पॉइंट या बैड पॉइंट? क्योंकि वी हैव सीन हारिस, उनका शोल्डर का इशू थोड़ा सा चल रहा था श्रीलंका में, और अगर हम एशिया कप से पहले हारिस नहीं सॉरी नसीम शाह, तो इफ यू लूज अ प्लेयर लाइक नसीम शाह बिफोर एशिया कप, तो क्या ये बहुत बड़ा मेजर ब्लो नहीं होगा? क्या आपके प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट
रहना चाहिए फॉर 2 टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग PSL या नहीं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी एटलीस्ट। तो इस पे आपकी भी मैं राय लूंगा और इस्मा की दोबारा लूंगा, इस पे आप भी अपना कोई। इसमें मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर थोड़ी सी बात उस तरफ भी कर ली जाए, अगर आपने बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट के लिए इजाजत देनी है, जिस तरह PCB कभी कभार तो चाहता है कि $30,000 जो है एक प्लेयर की मद में उनको मिले, हालांकि हमने देखा है कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में 10,000 या $15,000 पे प्लेयर बिका है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना PCB की जानिब से भी, ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर्स के ऊपर होनी चाहिए। नसीम हो गए, हारिस हो गए, बाबर हो गए, जिनको आप दुगने पैसे दे रहे हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन कभी भी फवाद आलम या सलमान इरशाद या अरशद इकबाल जैसे प्लेयर्स के लिए नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने बिकना ही $15-20,000 में है। आई थिंक उनकी परसेंटेज भी कम होनी चाहिए। इस पे PCB को जाहिर है कुछ सोचना चाहिए कि अगर प्लेयर को इतने कम पैसे मिल रहे हैं तो वो PCB को उसमें से ज्यादा कैसे दे सकता है, तो उसकी परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। दूसरा जो शहरियार साहब ने सवाल किया उसमें मैं बात करना चाहूंगी, आई थिंक ये हर प्लेयर का एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि उसको कितनी लीग्स खेलनी है। अगर किसी प्लेयर को लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए अपना 100% दे रहा है और उसके पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो साल में 3-4 लीग्स और खेल सकता है। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, मैं पैट कमिंस का जिक्र करना चाहूंगी, बहुत से इंग्लिश प्लेयर्स और हैं जिन्होंने ODI क्रिकेट छोड़ दी क्योंकि वो टेस्ट पे फोकस करना चाहते थे, बिकॉज उनके पास प्रॉब्लम नहीं है मनी की उस तरह से लेके। लेकिन अगर हम हमारे प्लेयर्स की बात करें तो हमें पता है कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या होता है, वो कहाँ से आते हैं, उनके लिए मनी कितनी मैटर करती है, और उनका जो पीरियड है जिसमें वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वो भी कुछ 10-12 साल से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते उसको। तो अगर उतने टाइम में उनको लगता है कि वो मैक्सिमम कमा सकते हैं और उनके लिए अच्छा ये है कि वो मैक्सिमम जाके लीग्स खेलें, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहूंगी, मैं खुश थी रमीजा साहब की डिसीजन से कि हम लिमिट करें प्लेयर्स को कि आप कितनी लीग्स खेल सकते हैं, मैं खुश थी। लेकिन अगर एक प्लेयर इंडिविजुअली चाहता है, वो खेलना चाहता है, तो आई थिंक हमें फोर्स नहीं करना चाहिए अपना डिसीजन, ना बोर्ड को फोर्स करना चाहिए अपना डिसीजन। ये हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, वो कितना पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, कितना नहीं। ऑल्दो हमें पता है कि पाकिस्तान की ऐसी शनाख्त होती है, पाकिस्तान का ऐसा नाम बनता है, बट एट द एंड हमें पता है कि अगर वो खिलाड़ी कुछ अरसे के बाद खेल नहीं पाएंगे तो उनको घर पे बिठा के तो खिलाने वाला कोई होगा नहीं। तो अगर वो पैसे कमाना चाहते हैं तो आई थिंक उसकी इजाजत होनी चाहिए उनको। ठीक, शहरियार साहब, बैक टू द टॉपिक। आज हमन टोटा में PCB चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन या PCB चेयरमैन कह रहे ज़का अशरफ साहब, उनकी भी प्लेयर से मीटिंग है, तो क्या कुछ ये जो बनी हुई है एक टग ऑफ वार बिटवीन प्लेयर्स एंड PCB, क्या आज ये रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा? अभी कुछ हैं इसमें लिटिगेशंस? डायरेक्ट मुलाकात में उम्मीद तो की जाती है कि चीजें थोड़ी सी एक फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाएं, क्योंकि वही बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स इतने पहले साइन होने थे, अभी तक नहीं हुए हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आज डायरेक्ट मुलाकात में होपफुली उम्मीद कर सकते हैं कि आज कुछ चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएं और कुछ एक तरफ से बैंड हो, कुछ दूसरी तरफ से बैंड हो और फाइनल हो जाए। इतना ज़्यादा लिंगर ऑन करना इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, आई गेस। अच्छा इस्मा, ये बताएं कि एक उड़ती खबर आपको भी मिली होगी, आप भी बड़ी बाखबर साफी हैं, कि प्लेयर्स अब चाहते हैं कि सोशल मीडिया से जो अर्निंग होती है PCB को, उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाए। इसमें कितनी सदाकत मौजूद है? अच्छा, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी, हम लोग जो है ना, हम बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं अपने नेबरिंग कंट्री जो उनके प्लेयर्स हैं उनको। हम कहते हैं कि जो प्लेयर हैं IPL खेलने के लिए तो सही होते हैं, उसमें इन लोगों को रेस्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन जैसे ही कोई इंटरनेशनल सीरीज आती है, कोई ऐसी टीम आती है जो लो रैंक होती है, तो सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हमें ऐसे ये रोहित शर्मा कहेंगे, हमें ऐसे ये विराट कोहली कहेगा, हमें ऐसे ये सारे बड़े नाम को ऐसा ही होता है, लेकिन IPL में कोई रेस्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करके ना उधर से हमारे प्लेयर्स में भी आ गया है। थोड़ा कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक मनी के मैटर्स जो है ना वो ज्यादा ही कुछ इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। मुझे लगता है इतने इन्वॉल्व होने नहीं चाहिए। सही है, कुछ चीजों पे आपका राइट है, आप बात करें बोर्ड से और आपका हक भी बनता है, बट अगेन मतलब हर चीज में आप पैसा ही इन्वॉल्व कर दें। आपको एडवर्टाइजमेंट की सैंक्शंस नहीं लेनी है, आपको काम करना है, आपको उसी टाइम पे दूसरे लोगों के साथ भी काम करना है। ऐसा नहीं होता, आपको कुछ चीजें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। सही है, मैं कह रही हूँ कि आपका टाइम पीरियड कम होता है खेलने का, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मॉनिटरी मिलना चाहिए, बट आई मीन हर चीज को लेके आप इतना लिंगर ऑन कर दें। अब ये 2 महीने से चल रहा है टॉपिक, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उन्होंने तो अजीबोगरीब खबरें भी देना शुरू कर दी हैं। सो आई थिंक कुछ सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए इस चीज में। कुछ चीजों पे प्लेयर्स को जो है वो अग्री करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है ये प्लेयर्स हैं, बट ये प्लेयर्स PCB की वजह से ही हैं। अच्छा, जो मेरा सवाल था वो वहीं पे रह गया, सोशल मीडिया अर्निंग।
आई थिंक हमें सबको ही पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी अर्निंग हो रही है। अगर उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मिल भी रहा है प्लेयर्स को, तो मैं नहीं चाहूंगी कि ना मिले, उनको मिलना चाहिए। बट मैं वही चाहूंगी कि यार अब ये हो जाना चाहिए, ये डिस्कशन खत्म हो जानी। लेकिन इस पर मेरा एक सवाल है, आप सोशल मीडिया पे खुद भी जो है व्लॉगिंग करती हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ आप काम करती हैं। मेरा एक सवाल ये बनता है कि आप लेट्स सपोज अगर पीसीबी की मान ली जाए 1 करोड़ रुपया कमाता होगा पीसीबी पर मंथ, या 2 करोड़ कमाता होगा, उसमें से अगर 20% भी वो अगर प्लेयर्स को दे दें, वो कितना हिस्सा बनेगा? लाख 2 लाख, जहां पे एक प्लेयर को आप 45 लाख रुपया फीस दे रहे हैं मैच की, तो ये इतने छोटे छोटे जो है ना मामलात में उनको नहीं टांग अड़ानी चाहिए। आप बात तो सही कह रहे हैं, इतने छोटे छोटे मामलात पे टांग नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि जब 45 लाख मिल ही रहा है प्लेयर्स को, तो उनको भी 1-2 लाख के लिए इतना वो तड़पना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि बस सही है, मिल रहा है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूं कि ये वाली छोटी छोटी चीजों को उनको नहीं देखना चाहिए। या एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ कि लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और आई थिंक बहुत कमा रहे हैं पहले से, अगर हम बाकी हमारे इकोनॉमी के हालात देखें तो अच्छा कमा रहे हैं, ऑल दो बाकी लोगों से कम है, मैंने खुद ही मेंशन किया है और हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीजों को। बट एट द एंड पैसा सब कुछ नहीं है और आपको इनफ मिल रहा है, सो आई थिंक शुक्र करने वाला एलिमेंट जो है वो सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आपने सेंचुरी किया तो आप सजदा कर दें, बाकी चीजों में भी होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, लेट्स सपोज जिस तरह इस्मा ने बात की, मैं थोड़ा सा आपकी और इस्मा की और नाजरीन की तवज्जो एक ऐसी साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप हो गया और वर्ल्ड कप में कुछ रिजल्ट खराब हो गए, ये जो प्लेयर्स आज बातें कर रहे हैं, ये जो प्लेयर्स आज हिस्से मांग रहे हैं, 40 से 45 मांग रहे हैं, बल्कि 25 से 50 मांग रहे हैं, सोशल मीडिया की अर्निंग्स मांग रहे हैं, कमर्शियल राइट्स मांग रहे हैं, इनको भी तो खतरात होंगे ना? फिर तो आधी टीम आपकी फारिग हो जाएगी। जाहिर है फिर तो टीम के साथ स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा, मैनेजमेंट सबको खतरा पड़ जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें वही है कि ऑफ कोर्स प्लेयर्स को भी जरा अपने देखना चाहिए। मेरे तो बड़े खतरे की घंटी है जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही है, तो इट वाज नॉट गुड एट ऑल। आपने देखा बाबर आजम ने एक सेंचुरी की, बड़ी जो परफॉर्मेंस दी, बट उसके अलावा बाबर आजम और फखर जमान के काफ़ी लीन स्कोर्स थे। तो इट हैज़ टू बी सीन के हाउ दे परफॉर्म इन इंडिया, और भी उससे पहले भी अफगानिस्तान उनके खिलाफ। तो आई होप कि उनकी परफॉर्मेंस वापस अपने लेवल पे आए, ताकि जो खतरे की घंटी है वो ना हमें ज्यादा बीपी हमलों का हाई हो और ना उन लोगों को परेशानी हो उनकी अर्निंग से। तो इस चीज़ पे उनको तो ज़्यादा फोकस करना परफॉर्मेंस पे चाहिए इस टाइम पे, बजाय इसके कि, और जिस तरह आप लोगों ने बात की है ये सोशल मीडिया की अर्निंग की, आई थिंक वो ज़्यादा चीज़ें टेबल पे रखना चाह रहे हैं टू प्रेशराइज द मैनेजमेंट कि चलो 2 भी हो जाएंगी तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, देन के वो इसमें क्या है तो ठीक रही कितना कुछ, मतलब ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर 1 करोड़ रुपया लड़ सपोज पीसीबी कमा लेता है एक महीने में, उसमें से पीसीबी 20% देगा, अब वो 20 लाख अगर 20 प्लेयर्स में डिवाइड होगा तो 1-1 लाख रुपया यार, मतलब 1-1 लाख रुपया तो इनके मेरे ख्याल है 5 मैचेस की डेली होती है। मेरा ख्याल है कि वो अगर उन्होंने 5 मुतालबात थे ना तो उनको उन्हें मल्टीप्लाई करके 10 कर दिए, ताकि 10 में से एटलीस्ट उनकी 4-5 बातें मानी जाए। तो मेरे ख्याल में वो एक पॉइंट वो वैसे ही उन्होंने रेज किया हुआ है, उस पर ज्यादा उनको वो करना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स जिस तरह आप दोनों ने कहा इट इज होली ट्रू, तो वो सिर्फ अपनी चीजें मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि उनकी कुछ बातें जो हैं वो जो बेसिक हैं वो मानी जाए। इस बार आपकी तरफ आऊंगा, एक शॉर्ट सा मुझे रिप्लाई दीजिएगा, उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए और वो एसोसिएशन पीसीबी के साथ मुज़ाकरात करे, उसके बाद डिसाइड हो कि क्या अर्निंग्स होंगी, कितनी होंगी, कहां से अर्निंग्स होंगी, क्या कुछ क्लॉजेज होंगी। सीनियर बहुत ही मंझे हुए क्रिकेटर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बट आई थिंक ये जो एसोसिएशंस वाला रौला होता है ना, ये सही नहीं होता। इसमें जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इतने छोटे छोटे जो हैं चीजें सामने लाई जा रही हैं, टेबल पे रखी जा रही हैं, 2 महीने हो गए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आई थिंक ये इतनी जरूरत नहीं है। कितने प्लेयर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं, उनको भी एसोसिएशन चाहिए अपने राइट्स के लिए। आई थिंक ये बहुत ही अननेसेसरी है अभी ये कहना कि होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक हो गया। मेरे ख्याल है कि शहरियार भी इस पे एग्री करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इससे पहले कि हम ओडीआई सीरीज के हवाले से बात करें जिसका आगाज कल होगा, कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से हम बात करना चाहते हैं इस्मा असलम से और शहरयार मलिक साहब से। मलिक साहब, रमीज हसन राजा साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी भी बने, उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई, बड़े दावे भी उन्होंने किए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा
जो वो बैक एंड पे पॉलिटिसाइज थे, क्योंकि ग्रुपिंग तो थी, आपको पता है, एक तरफ शेख साहब का ग्रुप होता था, एक तरफ रमीज हसन राजा साहब का ग्रुप होता था, लेकिन जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद उनके हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं एज फार एज कॉम बॉक्स इज कंसर्न। क्योंकि पहले देखा गया कि नजम सेठी के दौर में उनको बिल्कुल ही जगह नहीं मिली, फिर अभी श्रीलंका में जगह मिली, अब ओडीआई सीरीज में भी जगह मिलेगी, लेकिन खबर यह है कि एशिया कप में उनको जगह नहीं मिली। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हमारे जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में हमने देखा है बड़ी एक चीज़ लगा के रखी जाती है कि यार उसने इस तरह किया तो मैं इस तरह करूंगा। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट कमेंटेटर वी हैव इन पाकिस्तान। उनके मुकाबले का कमेंटेटर कोई नहीं है। इवन आप बड़े नाम है, बट आई थिंक स्पोकन और जो है पुराने और अच्छे हैं। ही इज द बेस्ट कमेंटेटर। उनको सुनने जो का मजा आता है। न्यू कमर्स में आई थिंक सबसे बेस्ट अगर मुझे कोई लगती है तो अरूज मुमताज है। हाँ जी, वो शी इज वेरी गुड एज वेल। बट रमीज राजा का अपना एक कैलिबर है, एक अपनी उनकी हमें आदत बनी है ना, बिकॉज ही इज अ इनिशिएटर। तो इस चीज को भुला देना चाहिए। अब जो हुआ जो नहीं हुआ, वी शुड मूव ऑन। और अगर तो ये हमारे बोर्ड की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगी है उन पर, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक इस तरह की चीजें जो है हमारी क्रिकेट को मजीद पीछे लेके जाती हैं बजाय आगे लेके जाने के। दिल थोड़े से बड़े करने चाहिए सारों को। रमीज राजा को अपने वक्त भी थोड़े से बड़ा करना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स अब वो नहीं है। तो जो भी मैनेजमेंट में है, जहां से कोई चीजें ट्रेवल कर रही है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ही शुड बी ऑन द पैनल ऑफ एशिया कप, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें उनका ना होना इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा इस्मा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर के करीब रहती हैं, खबरें भी आपके पास चल चल के आती हैं, ये राजा साहब को अचानक से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि होस्ट भी हम ही कर रहे हैं, लाजमी बात है, हमारी इनपुट थी तो तब भी बाजिद खान को रखा गया, वसीम अकरम को रखा गया, वकार यूनुस को रखा गया, आमिर सोहेल साहब को रखा गया, लेकिन रमीज राजा को एकदम से फिर निगलेक्ट कर दिया गया। इसकी रीजन क्या है? वही बात है कि हम लोगों ने हर चीज को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया हुआ है कि हम लोग बारियां रखते हैं। हम लोग को लगता है कि इसने ये किया है तो अब मैंने भी ये करना है। खैर, रमीजा साहब की वापसी तो हुई कमेंट्री बॉक्स में ज़काशत साहब के दौर में, लेकिन उससे पहले हमने देखा जिस तरह से उनको साइडलाइन करके रखा गया। हालांकि जिस तरह के वो कमेंटेटर हैं, उनका बनता ही नहीं है बाहर बैठना। और अब भी एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान उसका होस्ट है, उनका होना जरूरी था इस पैनल में। आई थिंक आमिर सुहेल साहब अगर ना भी होते तो चलता, लेकिन रमीजा साहब का होना बहुत जरूरी था। बट प्रोडक्शन आपको पता है स्टार स्पोर्ट्स की है, अब इसमें पीसीबी का कितना इनपुट था ये मैं कुछ कह नहीं सकती। बट आई थिंक अभी की जो मैनेजमेंट है उसका रमीज ज्यादा के साथ उस तरह का कोई मसला है नहीं। अगर अफगानिस्तान की सीरीज में वो हैं तो फिर एशिया कप में क्यों नहीं है, ये इसकी कोई तुक मुझे समझ नहीं आती है। हो सकता है ये स्टार स्पोर्ट्स का अपना डिसीजन हो कि वो नहीं रखना चाहते थे रमीज साहब को, क्योंकि हमें पता है कि जब वो अपने दौर में थे तो भी पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ इतने अच्छे तो नहीं थे, बोर्ड्स के भी आपस में हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे। तो हो सकता है कि उन्होंने दिल में कुछ रखा हो, हम अपनों पर ही डालते जा रहे हैं। तो आई थिंक उनका होना जरूरी था, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इनपुट है कि वो नहीं है जहां पे उनको होना चाहिए। अच्छा, एक आमिर सोहेल का आपने नाम लिया। आमिर सोहेल साहब श्रीलंका में कोई भी सीरीज हो, एलपीएल हो, पाकिस्तान की सीरीज हो, श्रीलंका की सीरीज हो, आमिर सोहेल हमेशा से श्रीलंका में मौजूद होते हैं। उस दफा भी एशिया कप श्रीलंका में है, तो इस वजह से कहीं आमिर सोहेल को तो फोकियत नहीं मिली रमीज राजा पे। इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आई गेस मुझे पर्सनली लगता है कि रमीज राजा साहब को वहां पे जरूर होना चाहिए था। आमिर सुहेल साहब हैं तो अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, बट इसके बारे में मुझे लगता है मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये स्टार स्पोर्ट्स का डिसीजन था या फिर पीसीबी का डिसीजन था? क्योंकि होस्ट तो हमें इतना तो कर भी सकते हैं, मतलब कि यार ये मैं कह दूं आपको, यार इसमें अगर अच्छी कमेंटेटर है इनको रख दें, अगर मैं एक इवेंट को होस्ट कर रहा हूं तो इतना तो मेरी लाज रख सकते हैं आप। ऑफ कोर्स बिगर पेरोल का हो सकता है इशू हो, तो उन्होंने हमारे बोर्ड ने कोई दिल में रखी हो कि यार थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि गौतम गंभीर जैसे कमेंटेटर आ रहे हैं, उनको हैंडल करना आसान काम नहीं है। तो आई थिंक पाकिस्तानी रमीज राजा का होना बनता है। अगर अभी भी कुछ हो सकता है तो बोर्ड को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं हम कि मे भी वो होश के नाखून लें। आगे कमेंटेटर्स का पैनल बड़ा सख्त आ रहा है आपका इंडियंस का, क्योंकि मैचेस बड़े कड़ाकेदार होने हैं, तो एटलीस्ट वी शुड हैव रमीज राजा इन इट। अच्छा, एटलीस्ट वी शुड हैव रमीज राजा। आखिरी सवाल इस हवाले से इसमें मैं आपसे करूंगा, रमीज साहब जब से चेयरमैन बने हैं उसके बाद उनके सितारे गर्दिश में हैं, स्पेशली अगर कॉम्बॉक्स की बात की जाए उस हवाले से तो बिल्कुल गर्दिश में। क्या ये जो एशिया कप में उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई, विल दैट नॉमिनेशन इफेक्ट्स वर्ल्ड कप कॉम्बॉक्स? क्योंकि वहां पे तो हम रमीज राजा को देखना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से रमीज राजा ना हूं और इंडिया से रवि शास्त्री ना हूं, इंग्लैंड से नासिर हुसैन ना हूं, तो वो मजा नहीं आता है जरूर।
एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बात की कि इसमें अगर वो नहीं है कमेंट्री पैनल में तो उसमें उन इनपुट किसकी है, या तो वो पीसीबी की वजह से नहीं है या फिर वो भारत की वजह से नहीं है। तो अगर वो स्टार स्पोर्ट्स उनको नहीं लाना चाहता तो फिर मुझे लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हमें परेशान होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है प्रोडक्शन तो सारी इंडिया ही करेगा, ओडीआई वर्ल्ड कप की भी अभी भी वही कर रहे हैं। सो अगर उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स हैं तो फिर खतरे की घंटी हो सकती है। जैसे पता ही है लास्ट भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम में नासिर हुसैन को जो है कमेंट्री पैनल में नहीं रखा गया था, वो कमेंट्री का हिस्सा नहीं थे। हालांकि हम चाहते हैं कि नासिर हुसैन हमेशा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हो उसमें वो हों, तो वो नहीं थे। सो अब हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन उनकी कितनी लाइंस हैं जो बच्चों को वैसे ही याद होगी, फैंस को, बड़ों को तो क्या ही, बच्चों को भी याद होंगी, जो उन्होंने इस तरह के हिस्टोरिक मोमेंट्स पे कही होंगी। और अभी जो लास्ट पाकिस्तान और इंडिया की गेम थी उसका वो हिस्सा ही नहीं थे पैनल का कमेंट्री के। सो आई थिंक कुछ भी हो सकता है, बट आई गेस होना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। आप इस हवाले से कुछ इनपुट देना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप पे रमीज होंगे या नहीं? मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बड़ी उसमें नहीं होगी, क्योंकि ये तो होस्ट कर रहे हैं एशिया कप हम, और वो वर्ल्ड कप के पैनल में होंगे। मतलब आपको ये लगता है कि ये लाहौर से सिफारिश गई है? कुछ ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है? इंडिया का प्रॉब्लम लग नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक ऐड कर दूं, क्योंकि इंडिया के साथ जब जो चेयरमैन भी थे तो वो एक दो टीवी चैनल्स में उन्होंने जाके प्रोग्राम्स भी किए हुए। मतलब इंडिया से प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताएं कि वर्ल्ड कप स्केड्यूल के हवाले से आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच पे, जिस पे आज हमने बात करनी है। सुना है कि स्केड्यूल एक दफ़ा फिर चेंज होगा। हैदराबाद की पुलिस ने कुछ शिकायत की हैं और उन शिकायत को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई तक पहुंचाया है। इंडिया में हो क्या रहा है बेसिकली? ये तो समझ से बाहर है। हमारी भी बार बार डेट्स चेंज हो रही हैं। इतने बड़े इवेंट का अगर इस तरह है तो आई एम नॉट श्योर इंडिया ने प्लान क्या किया है। आईसीसी को खुद देखना चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस के मद में उन्होंने कहा है कि 2 कंसेक्टिव मैचेस हम नहीं करवा सकते, तो या तो पाकिस्तान का मैच चेंज करवाना चाह रहे हैं श्रीलंका वाला। तो लेट्स सी अब कौन सा मैच चेंज होता है, बट इतनी ज़्यादा शफलिंग होनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी आपने एक अपने इवेंट की वजह से मैच चेंज कर दिया, अब आप दोबारा कहते हैं कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या वेन्यू चेंज होगा या डेट चेंज होगी, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। चीज़ें कम से कम 4-5 महीने पहले से वर्ल्ड कप की, बल्कि इससे ज़्यादा ही डिसाइड हो चुकी होती हैं। आज तक इतनी चेंजिंग्स देखी नहीं है जितनी इंडियन वो समझ नहीं आ रही उनको कि क्या करना है। इसमें इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा बीइंग ए मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट काफी ज्यादा एक्सपोज हो रही है और सवालात उठ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग सवालात उठा रहे हैं बीसीसीआई की करंट मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि वर्ल्ड कप के हवाले से इंतजामात को देख रही है। हसन, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही नहीं हूं, अभी तक 9 मैचेस के स्केड्यूल जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और अभी तक की सिलसिला जारी है। अभी 1-2 मैचेस की और बात की जा रही है। तो आई थिंक फेलियर है ये मैनेजमेंट का कि वो पहले से डिसाइड नहीं कर पाए। इतना बड़ा इवेंट आप करा रहे हैं और आप क्लेम करते हैं कि आप दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, आप दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, आप रेवेन्यू सबसे ज्यादा क्रिकेट को और आईसीसी को मिलता ही इंडिया की वजह से है, और आप एक टूर्नामेंट कराना है आपने और आपसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीजें। आपने सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ रखा ही नहीं, आपने शायद जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनसे बात ही नहीं की, उनसे पूछना गवारा ही नहीं किया स्केड्यूल बनाते हुए। आपको पता है इट्स एशिया, आपको पता है यहाँ पे जो फैंस हैं वो कितने जज्बाती हैं। हमारे फैंस तो कहीं और हमारी टीम्स खेल रही हो तो वहां पे फड्डे चल रहे होते हैं हमारे फैंस के आपस में। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस की बात करें, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात करें, तो अगर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने ही मुल्क में मैच करा रहे होंगे और आपकी टीम अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी को लेके। सो आई थिंक फेलियर है ये मैनेजमेंट का। और जब आप क्लेम करते हैं कि आप हैं, आई थिंक अभी तो हम कहना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ना वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है। उनके प्लेयर ने भी एक स्टेटमेंट दे दी थी जो उनके गले पड़ गई है। अब उन्होंने कहा था हम 2 टीम्स बना के कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अब हर रोज वही बात होती रहती है। और अब उन्होंने क्लेम किया था जी हम दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड हैं, हम रिचेस्ट बोर्ड हैं। तो अगर आप रिचेस्ट बोर्ड हैं तो अपनी मैनेजमेंट तो सही करें, आप प्लान तो एक लेके आए, आप स्केड्यूल तो एक दे दें हमें। अभी मुझे तो लगता है कि वही बात है कि आखिरी दिन तक हम यही डिसाइड करते रहेंगे कि किस टीम ने कौन सी डेट को मैच खेलना है, और टिकट्स का कुछ पता नहीं है अभी तक, कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इतना पैनिक क्यों क्रिएट हुआ है, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। ठीक हो गया, उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। और वैसे
एक सजेशन उनको पाकिस्तान से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जब से वो श्रीलंका वाला मामला हुआ उसके बाद जितनी भी टीम्स पाकिस्तान आई हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट, पूरे प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी की एजेंसीज, तमाम तर लोगों ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया। और एक जब मैच होता है ना तो सबको पता होता है कि ये फलां वाला रूट बंद है, फलां वाली साइड बंद है, फलां साइड से टीम गुजरेगी, फलां साइड से हमने नहीं जाना। ये तो फिर उनको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। बिल्कुल, मिनिमम 2-3 वीक्स पहले ही वो ट्रैवल एडवाइजरी निकल आती है जी ये रूट्स बंद होंगे, तो सीखना तो चाहिए, बट वो मशवरा लेंगे या नहीं लेंगे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे ही पहले ही मना कर दिया कि कोई स्पेशल हमें सिक्योरिटी भी नहीं देंगे। तो वो अगर कोई सीखना चाहे तो पाकिस्तान से सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट ऑफ कोर्स वो बड़े बन रहे हैं, लेट्स सी किस तरह अपनी चीजें उनको मैनेज करनी चाहिए। जिस तरह इस्मा ने भी जिक्र किया है, रिचेस्ट बोर्ड है और उनकी अपनी मैनेजमेंट ही उनसे समझ ही नहीं आ रही टूर्नामेंट किस तरह कराना है। वेरी अनफॉर्चुनेट। पहला वैसे 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो इतने बड़े स्केल पे इंडिया पे करवा रहे हैं, अदरवाइज हाफ हाफ होता था, कभी बांग्लादेश इंडिया में, कभी पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया, इस तरह होता था। बिल्कुल, बट अब उनको इतने आदी हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आईपीएल में इतने ज्यादा उनके पास वेन्यूज हैं, इतनी रेगुलर उनका ईयरली देयर हैविंग आईपीएल टूर्नामेंट्स एज वेल, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों अभी तक उनको समझ नहीं आ रही हैं। मेरे तो ख्याल है वो आवाम के हाथों प्रेशराइज ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक उनका इवेंट था हिंदूज का था आई गेस, जिस वजह से उन्होंने 2-3 मैचेस ऊपर नीचे कर दिए। तो वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उनकी जो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं और एंड हेट टूवर्ड्स अदर्स, और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। जब आप ज़्यादा किसी को प्रायोरिटाइज करें तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। अच्छा, इस बार इसके बाद हम चलेंगे इंडिया पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच पे। आखिरी सवाल, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं। एक तरफ फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आता है, इंडियन फॉरेन ऑफिस का, कि हम पाकिस्तान की टीम को कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कभी हैदराबाद की क्रिकेट एसोसिएशन, कभी कोलकाता की क्रिकेट एसोसिएशन, कभी बेंगलोर की क्रिकेट एसोसिएशन अपने तहफुजात उठाती है। जहां जहां पे भी चेन्नई में अगर पाकिस्तान के मैचेस हैं, पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से अगर उनको इतने तहफुजात हासिल मतलब हैं पाकिस्तान के मैच के हवाले से कि पाकिस्तान की टीम वहां पे जाएगी, तो फॉरेन ऑफिस को तो हमारी टीम को लाइट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ये जो बात है ना, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, बोर्ड टू बोर्ड होनी चाहिए थी। इस तरह की आई थिंक सबसे पहले तो कोई स्टेटमेंट देना बनता नहीं था उनके फॉरेन ऑफिस का। जैसे हमें पता ही है कि बोर्ड ने भी कहा था कि हम ट्रेवल कर रहे हैं इंडिया, या नहीं, ये गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, और हमारी गवर्नमेंट ने खैर पता ही था कि उन्होंने अलाउ करना ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि हम वर्ल्ड कप खेलने ना जाएं, भले वो आए ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी में आए ना आए, हम लोग तो जाएंगे, हमें पता ही है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो कोई खास ट्रीटमेंट करें भी हमारे लिए, आम ही कर दें। उनसे तो आम भी नहीं हो पा रहा, मतलब आम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ना, उसके लिए इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उनके खुद के इदारे कह रहे हैं कि हम इस दिन अगर 2 इकट्ठे मैच आ रहे हैं तो हम 2 दिन सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आई थिंक इतना बड़ा मुल्क आईपीएल कराते हैं जो 2.5 महीने जारी रहती है, मुझे तो समझ भी नहीं आती आईपीएल 2.5 महीने देखता कौन है। मतलब इतना लंबा इवेंट बोरिंग हो जाता है। तो अब और टीम्स भी हमें पता है आईपीएल में जो है ऐड होंगी इस साल। सो मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट आप कराते हैं तो आप इसको भी तो मैनेज करते होंगे ना किसी तरह। सही है उसमें पैसा बहुत है, लेकिन ये भी तो आईसीसी का इवेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, आपको आई थिंक चीजें मैनेज करनी चाहिए थी। और सही है, मुझे अब तक के जो हालात हैं वैसे ही समझ आ गया है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान की टीम को मिलने नहीं वाला। लेकिन मेरी गुजारिश यही है जो जिनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं और जो बीसीसीआई है उनसे, कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वही प्लीज आप प्रोवाइड कर दें तो काफी होगा। स्केड्यूल हमें एक बता दें कि क्या है। ठीक हो गया, स्केड्यूल एक बता दें। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं और शहरियार मलिक साहब मौजूद हैं। और इसमें ठीक कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई, उसके बाद सबसे बड़ी जमहूरियत भी इंडिया अपने आप को कहता है, और डिफरेंट वहाँ पे नेशनलिटीज़ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक वेन्यू पे 2 मैच पैदर पे इंडिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। इस हवाले से जो है हमने डिस्कशन की। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान कल मैच होगा, उस मैच के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब प्रोग्राम में बात करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज। कल से इसका आगाज होगा श्रीलंका में। अफगानिस्तान ये सीरीज होस्ट कर रहा है, और क्योंकि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, पहले वो यूएई में सीरीज की मेज़बानी करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम, आपको पता है कि इस वक्त सिर्फ एक ही परेशानी है पाकिस्तान की टीम को, कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो फास्ट बॉलिंग के जो अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते। शहरियार साहब, एक इंपॉर्टेंट सीरीज है अगर देखा जाए तो, इसमें राशिद खान भी हैं, मुजीब भी हैं, नूर अहमद भी हैं। अब अगर उनकी फास्ट बॉलिंग की भी बात की जाए तो उसमें भी फजल हक फारूकी जैसे लोग आ चुके हैं, और एक कम्पैक्ट जो है बॉलिंग साइड के साथ पाकिस्तान टीम का मुकाबला है।
बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी बड़ी अच्छी साइड बन गई है, बट जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से कि सिर्फ ये देखना है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट कितना अच्छा खेल सकते हैं। अभी बांग्लादेश को भी हरा के आए हैं, लास्ट जो उनकी सीरीज हुई थी, तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान को हम लाइटली नहीं ले सकते। और श्रीलंकन विकेट्स जिनमें स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं नॉर्मली, तो उसमें हमारे बैट्समैन के लिए बहुत बड़ा एक ये टेस्ट और ट्रायल होगा बिफोर एशिया कप। और वो तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि हमारी टीम इंशाल्लाह जीतेगी, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले कि हमारी बड़ी बैलेंस साइड जो है, सबसे बैलेंस साइड वो वनडेज की ही है। तो एक स्पॉट देखते हैं बीच में, इफ्तिखार अगर आते हैं या हारिस आते हैं, कौन एक लोअर मिडिल में आता है। बट वो जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा था कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जो परफॉर्मेंस रही है हमारे टॉप के बैटर्स की, वो एक इफ्तिखार के भी कोई इतनी अच्छी इफ्तिखार की भी स्टैट्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और ऊपर के तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, बाबर आजम और फखर जमान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये एशिया कप से पहले एक बड़ा धचका भी हो सकता है अगर परफॉर्मेंस ओपनर्स के लिए वन डाउन प्लेयर्स के लिए अच्छी ना हो। इसमें व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान इन श्रीलंका? क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका प्रोग्राम में, स्पिनर्स के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटजी रखनी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर यहाँ से जीतना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके बाद एशिया कप भी है, फिर वर्ल्ड कप भी है, और अगर सीरीज जीत जाते हैं तो हम नंबर 1 पे भी पहुंच जाएंगे। अच्छा, सब लोग बात कर रहे हैं, मैंने बहुत ही सुना है सोशल मीडिया पे, ये टॉपिक जो है बहुत डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो स्पिन को अच्छा हैंडल नहीं करते। बट मजहर अरशद जो बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन है, ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उनका कहना था कि हमें प्रॉब्लम इस चीज को लेके होनी चाहिए कि कौन सा बल्लेबाज है जो पेसर्स को फेस करेगा आखिरी 10 ओवर में। उनको लगता है उनके अकॉर्डिंगली, उनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग कोई हमारे जो बैटर्स हैं वो हैंडल कर लेते हैं। सही है, मुझे पता है कि बाबर आजम के बारे में लोग बात करना शुरू कर देंगे कि वो एक ही स्पिनर से 2-3 दफा आउट हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सीरीज खेल रहे हैं एक टीम के अगेंस्ट और आपको उसने 2-3 दफा अच्छा बॉल करके आउट कर दिया है, सो आपके लिए बहुत परेशान कुन बात नहीं होनी चाहिए ये कि आपके जो बैटर्स हैं वो स्पिन को हैंडल नहीं कर सकते। बट हमें पता है कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, उनकी स्किल्स की पूरी दुनिया ही मोतरफ रहती है, और पूरी दुनिया में वो लीग्स भी खेलते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक इतनी परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं वो भी दुनिया में माने जाते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। अब तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि यंग टीम है सिवाय कुछ प्लेयर्स के। सो आई थिंक इतना परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए। ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम, ज्यादा टेंशन ले रहे हैं इस बात की हम। मुझे लगता है कि सब सही होगा, मामला जो है वो हो जाएंगे अच्छे। चले जी, आपकी क्या कहते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा, ये जिस तरह इसमें बात कर रही है, बात उनकी भी ठीक है कि हवा हमने भी बना लिया राशिद खान का, नूर अहमद का, मुजीबुर रहमान का। उसकी रीज़न भी है क्योंकि अब राशिद खान 5-6 साल से IPL खेल रहे हैं, वहाँ पे उनको 30-30 रन भी लगते हैं, 25-25 भी लगते हैं, और बाज़ बैटर्स उनको बहुत अच्छा खेलते हैं। वही राशिद खान जब लाहौर कलंदर की जानिब से खेलते हैं तो ऐसे लगता है कि ही इज़ अनप्लेएबल। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा इशू तो है ऑफ कोर्स हमारी बैटिंग लाइनअप अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिनर्स, बट अभी नीचे सलमान आगा की भी इंक्लूजन हमारे लिए बड़ी अच्छी है। ही प्लेज स्पिन वेरी वेल, और फास्ट बॉलर भी इतना अच्छा खेलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उनके नीचे जो एक और हम रखेंगे, या इफ्तिखार आएंगे या हारिस आएंगे, उन पर बड़ी डिपेंडेंट होंगी चीज़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर से जो है वो फ्रेजाइल बैटिंग है हमारी। लोअर मिडिल ऑर्डर को बड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अगर जो मुझे लग रहा है वो प्रेडिक्शन मेरी ट्रू होती है। तो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स शेप अप, किस तरह वो आगे चलती हैं। क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया था, फजले हक जो फारूकी है, ही इज बॉलिंग वेरी वेल एज वेल। साथ मुजीब से वो स्टार्ट ले लेते हैं अक्सर, तो पहले ओवर से स्पिन जब मिलेगी, फखर जमान की फॉर्म जो है, बाबर की फॉर्म जो है, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। बट उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि अच्छी चीज़ें रहेंगी। बट बॉलिंग साइड हम अपनी देखते हैं तो बड़ी अच्छी एक सेट बॉलिंग लाइनअप हमारा लगता है। नवाज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, देखना है कि वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि काफ़ी बातें आ रही हैं कि इमाद वसीम को चांस मिलना चाहिए। बट ऑफ कोर्स इमाद वसीम ने काफ़ी अरसे से 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेली, तो नवाज इज़ द बेस्ट चॉइस। और उसामा मीर जो हैं, अगर आप देख लें, शादाब और उनके साथ उसामा मीर इज़ ऑल्सो देयर, जो कि बैटिंग भी काफ़ी इंप्रूव कर चुके हुए हैं, पिंच हिटिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग इज़ आउट क्लास अभी आजकल। तो ये एक
थोड़ा सा कम्बिनेशन देखना है जो हमारा एशिया कप और आगे वर्ल्ड कप के लिए क्या सेटल होता है। अच्छा, जिस तरह ओपनर्स की बात करते हैं, हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें तो वो तो हमें बिल्कुल सेफ एंड में लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोहम्मद हारिस की, इफ्तिखार की, सलमान अली आगा, चलें ठीक है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी देते हैं, फिनिशर का रोल आके इफ्तिखार ने और हारिस ने ही करना है। लेट सपोज अगर हारिस आते हैं तो वो एज ए फिनिशर आएंगे छठे सातवें नंबर पे, या फिर इफ्तिखार आते हैं, और क्या प्रेफर करेंगे श्रीलंकन कंडीशंस में? क्या हारिस को आजमाना चाहिए या इफ्तिखार को? और इफ्तिखार के साथ एक और यूटिलिटी है हमें कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं अच्छी खासी, और अगर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंडेड बैटर होंगे तो उसमें भी हमें फायदा हो सकता है। आई थिंक अगर हमें हारिस और इफ्तिखार में से किसी एक को चुनना पड़े तो आई विल गो विद इफ्तिखार, बिकॉज हमने देखा है कि वो मैं कह नहीं हूं कि हारिस किसी तरह से कमतर है इफ्तिखार से, बट आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, एंड उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, एज का भी थोड़ा फैक्टर इसमें आ जाएगा। हारिस बहुत यंग है, और इफ्तिखार को मुझे लगता है कि उनको ही हमें उनके साथ जाना चाहिए अगर हमें फिनिशर के रोल में किसी को देखते हैं, और हमने उनको देखा हुआ है फिनिश करते हुए। सो आई थिंक आई विल गो विद इफ्तिखार। और दूसरा, अभी ये बात हो रही थी कि इमाद वसीम और नवाज का कंपैरिजन, सो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये एक चीज बहुत ही आम है और हम उसको बहुत सीरियस लेते भी नहीं है। वो ये है कि हमने एक प्लेयर को बहुत देर तक तो अपने प्लान्स में रखा हुआ होता है, लेकिन जब टाइम आता है उसको आजमाने का या उसको साथ लेके चलने का, तो हम दूसरे प्लेयर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अभी हमें पता ही है कि नवाज जो है वो टीम के प्लान का हिस्सा है बहुत अरसे से, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि आवाजें जो इमाद वसीम के बारे में आ रही होती हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं। हमने देखा 2020 में लास्ट उन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेली थी, 3 साल का 2020 में खेला था। ये एक अलग डिबेट है, बट अभी हम जो ऑलराउंडर जिस तरह के ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, स्पिन ऑलराउंडर का, सो आई थिंक उसके लिहाज से आई विल गो विद नवाज। और मुझे एक चीज मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि हमें उसी टीम के साथ जाना चाहिए जो टीम हमने एशिया कप में खिलानी है। मतलब वो पिछले वाले एशिया कप वाला ब्लंडर नहीं करना कि आपकी एक गेम है, आपको उसी टीम के साथ फाइनल भी खेलना है, लेकिन आप अपनी टीम में से प्लेयर्स को रेस्ट करा रहे हैं। मतलब इस तरह का ब्लंडर दोबारा जो है मैं देखना नहीं चाहूंगी। जट साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं। जट साहब ने ये भी कहा कि शुएब जट साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची के आप देखेंगे कि बहुत सारी टीम आपको आगे वर्ल्ड कप में चेंज नजर आएगी। जट साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ। आई होप तो जट साहब जो कहते हैं वो उसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी में भी फंस जाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आई डोंट थिंक सो कि टीम चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्लान है भी, जो कि मुझे लगता नहीं है कि है, अगर उनके जराए कह रहे हैं तो जराए होते हैं ना, वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा हम कुछ देख रहे हैं। एक आधा चेंज शायद हम रिक्वायर्ड अगर हो तो किया जाए, और उसमें कुछ कोई गलत बात भी नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है कुछ चेंजेस तो होने चाहिए, बट आई गेस हमें वही टीम जो है हमें एशिया कप में खिलानी चाहिए जो हमें वर्ल्ड कप में लेके जानी है, और जो एशिया कप में खिलानी है वही टीम हमें अफगानिस्तान सीरीज में खिलानी चाहिए, बिकॉज एट द एंड तो हमें ये प्रैक्टिस के तौर पे इस सीरीज को लेंगे। अच्छा शरिया साहब, एक सवाल मेरे जहन में पैदा होता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाई डालना चाहिए अगर हमने तजुर्बा करना है और एक सक्सेसफुल तजुर्बा करना है, कि टाई हम डालें इन मैचेस में। ये नहीं है कि नवाज को बाहर कर दें, नवाज शादाब का टाई होना चाहिए और उसामा मीर को कंप्लीटली हम वक्त दें, ताकि उसामा मीर बिगर स्टेज पे जाके एक्सपोज ना हो जाए। अगर कहीं वर्ल्ड कप में कुछ ऊपर नीचे हो जाती है परफॉर्मेंस शादाब की जानिब से, तो उसामा मीर ताकि रेडी हों पिछले 5-6-7 मैचेस का, उनके पास कॉन्फिडेंस मौजूद हो। जिस तरह इस्मा ने कहा है, मेरा ख्याल है कि इस टाइम इट इज़ टू लेट उसामा मीर को आप चांस दें। अभी जो आपकी है, इन्हीं प्लेयर्स को अगर कॉन्फिडेंस दे के हम साथ चलते हैं तो मेरे ख्याल में भी वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि इनके माइंड में भी डाल दें कि यार आपकी रिप्लेसमेंट पीछे है, हम आपको किसी टाइम भी रिप्लेस कर देंगे। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है प्लेयर का, तो आई थिंक कि इनको अभी ना छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बट इसमें से मैं थोड़ा सा एक इख्तलाफ करूंगा। आई थिंक कि इफ्तिखार की जगह हारिस थोड़ी बेहतर चॉइस मुझे लगते हैं, इस वजह से क्योंकि उनकी टीम ने ट्रॉफी भी उठाई है एलपीएल में, जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई है, और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यार हारिस का मसला ये है कि वो कैरी नहीं कर सकते ना, मसला है कि वो अगर 7वें में भी आएंगे ना तो वो उन्होंने अफरीदी वाला रोल प्ले करना है। एग्जैक्टली। इफ्तिखार में थोड़ा सा सेनिटी प्रिवेल करती हुई नजर आती है, वो थोड़ा सा कैरी कर लेते हैं, स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, जहां पे टुक टुक होता है वहां पे टुक टुक करते हैं, जहां पे हिट्स लगाते हैं वहां पे हिट्स लगाते हैं। नहीं, बट मेरे हिसाब में इफ्तिखार की जो फॉर्म है मुझे वो थोड़ा सा टीज कर रही है,
तो इफ्तिखार की फॉर्म और हारिस की फॉर्म को देखते हुए आई वुड गो विद हारिस, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर की अगर बात आती है तो हमारे पास सलमान अली इज द ऑप्शन छठे बॉलर की, तो उसमें हमें इफ्तिखार की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सलमान अली टेस्ट मैचेस में भी बॉलिंग करते हैं तो इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट हारिस का ये है कि कॉन्फिडेंस, असल मैं आपको पहले भी बताया कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, तो अभी हारिस में कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि एलपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस थोड़ी दी है, अच्छे रन किए हैं, 80 भी बीच में किया अभी पिछले दिनों उन्होंने, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके पास होगा। तो मैं इफ्तिखार की जगह सिर्फ ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ एलपीएल आई विल गो विद हारिस। आखिरी सवाल करूंगा, शॉर्टली मुझे बताइएगा इसमा कि फहीम अशरफ को खेलती हुई देख रही हैं आप, या वो फिर 12th मैन का किरदार ही अदा करेंगे इस टीम में? मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम जो है वो आते ही फहीम अशरफ को टीम में डाल देंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज जिस तरह से मैंने उनको कैप्टनसी करते हुए देखा हुआ है, वो अपने लड़कों के साथ रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं लड़कों को, और जो टीम में होते हैं उनके साथ चल रहे होते हैं। ये एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है उनको उनकी कैप्टनसी के अंदर लड़कों को खेलते हुए, तो मुझे लगता है कि नहीं, फहीम अशरफ को हम 11 में तो देखना उनका मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच इस्मा, आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारा साथ दिया और आपसे गपशप लगा के हमेशा अच्छा लगता है। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल हम आपके साथ हाजिर होंगे जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला ओडीआई जारी होगा और उसके ऊपर तबसरे भी करेंगे और साथ साथ आपको सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।